बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। गोल्ड, सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज़ के बेहतर ट्रेडिंग कॉल और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। रवि देवरा हैं, हेड ऑफ रिसर्च फंड मैनेजर हैं कुबरजी ग्रुप से, और साथ ही जयप्रकाश गुप्ता हैं, को फाउंडर हैं धन ऐप के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। चलिए, सबसे पहले बात आज हम करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यहाँ पर बिकवाली बढ़ती जा रही है। अब 700 रुपए तक MCX पर गोल्ड टूट चुका है। चांदी में 1700 रुपए से ज़्यादा की गिरावट आ रही है। फेड ने जिस तरह से संकेत दिए हैं कि 2024 से पहले ब्याज दरों में कटौती नहीं की जाएगी, और जो ब्याज दरों का जो पीक आउट का जो लेवल होगा वो 5.1% होगा, यानी 2023 में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। यानी जो सख्ती है उसका असर यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर पर देखने वाला है। गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हम सभी जानते हैं, जो एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर ब्याज दरें बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड यील्ड में तेजी आती है तो लोग फिक्स इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं, बॉन्ड की तरफ जाते हैं, FD की तरफ जाते हैं, जहां पर उनको फिक्स ब्याज मिलता है। गोल्ड में उस तरह की कोई खूबी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर गोल्ड पर दबाव दिख रहा है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में वापस से मजबूती आ रही है, उसका भी दबाव है। लेकिन क्या आज की गिरावट पर लोअर लेवल पर बाइंग बन रही है? जयप्रकाश जी, क्या लग रहा है, आज की गिरावट पर गोल्ड या सिल्वर खरीद लेना चाहिए? क्या सलाह दे रहे हैं आप, या किस लेवल का इंतजार करें नई खरीदारी के लिए? जी, गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। देखिए, कल जो हम लोगों ने कमेंट्री सुना फेड का, ये इतना बहुत ज्यादा खराब नहीं है मेरे ख्याल से। ये एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला था घरेलू मार्केट्स में, चाहे वो चांदी हो या सोना में। तो आज की जो गिरावट है उसे मैं प्योर प्रॉफिट टेकिंग की तरह ही ट्रीट करूंगा। देखिए, 5.1% पे अगर इंटरेस्ट रेट पीक आउट होता है तो यहाँ से अब ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है जो इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आए वो 7.1% है, वो भी हेल्दी है। जो डर था यहाँ पे कि यूरोजोन बिल्कुल यहाँ पे क्राइसिस पे चला जाएगा, वहां पे एनर्जी क्राइसिस आएगा, उसके विपरीत यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है नेचुरल गैस की। क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री है वो भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन यहाँ से और कूल डाउन होगा। इन्फ्लेशन अगर कूल डाउन होता है तो अगर रेट 5.1 पे पीक होता है तो ये एक अच्छी बात है मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकता है। घरेलू मार्केट में अभी जो सोने का या चांदी का भाव है, यहाँ से और अगर 0.5% से 1% की गिरावट मिले तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मौका है फिर से यहाँ पे एंट्री करने के लिए। यानी जो एक नी जर्क रिएक्शन है, जिस तरह की रैली हमने देखी थी गोल्ड और सिल्वर में, 49,500 के आसपास सितंबर के महीने में गोल्ड था, जो अब बढ़कर 54,500 के ऊपर चला गया था। चांदी 53,500 के आसपास सितंबर के पहले हफ्ते में थी, वो 70,000 के भी पार निकल गई। तो एक अच्छी रैली थी, तो एक मौका चाहिए था करेक्शन का, और वही वजह है। लेकिन अभी भी जय को लग रहा है कि नीचे के लेवल पे बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शक हैं जो अपना सवाल भेज चुके हैं। पहले जो हमारे दर्शक है महेश है हैदराबाद से, गोल्ड है इनके पास, 2 लॉट है, 54,369 रुपए पर शॉर्ट किया है। जय, क्या सलाह दे, निकल जाए? आपको लग रहा है कि वापस से तेजी आएगी? अभी इनको मुनाफा हो रहा है, निकलने का सही समय है? देखिए, आज इवनिंग तक हो सकता है थोड़ा प्रेशर देखने को मिले। मेरे ख्याल से इनके अपने पोजीशन पे स्ट्रिक्ट 54,200 का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और पोजीशन पे बने रहे। आई थिंक अगर 53,800 के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। अगले जो दर्शक है ये चांदी पर है, सिल्वर माइक्रो है इनके पास 20 लॉट, 63,400 रुपए पे शॉर्ट किया है। मोनिका नाम है इनका, अजमेर से हैं। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा, क्या में हमारे लेवल के आसपास उनकी जो शॉर्ट के लेवल है वहां तक चांदी गिर कर आएगी क्या? इतनी गिरावट की संभावना है क्या चांदी में? जय विश्वमन जी, देखिए, करंट मार्केट सिनारियो में मुझे 64,500 के नीचे नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से इनके फेवर में थोड़ा भी पोजीशन आए, 65,000 के आसपास भी है तो मेरे ख्याल से एग्जिट ले लेना चाहिए शॉर्ट पोजीशन से। ये व्यू है आपके लिए। अगले दर्शक है गुगले हैं महाराष्ट्र से। जय, इनके पास गोल्ड का 2 लॉट है, 54,850 रुपए पे लॉन्ग कर रखा है इन्होंने,
अगला सवाल पहले गोल्ड पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपसे अगला सवाल गूगले का लूंगा। गोल्ड में क्या करिए, लॉन्ग पोजीशन में क्या करना चाहिए? 54,850 की लॉन्ग है, ये कौन से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे इस पोजीशन को? देखिए, मुझे नहीं पता है कि उनके कौन से मंथ का पोजीशन है और क्या उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, लेकिन अगर एज ए नॉर्मल ट्रेडर अगर उन्होंने पोजीशन बनाया है तो आई थिंक 53,800 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए अपने पोजीशन पे। मेरे ख्याल से उस लेवल पे आने के बाद ये अच्छा एक मौका हो जाएगा बाइंग के लिए। आई थिंक उसको आप स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मान के चलें। यानी 53,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। जय, इनका अगला सवाल था यूएसडी आईएनआर पे 50 लॉट है, 82 रुपए 60 पैसे पे शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, आज का जो रुपए में कमजोरी है वो क्लियर इस तर्ज पे ही है कि यहाँ पे यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में थोड़ा मजबूती देखने को मिल रहा है। घरेलू फ्रंट पे यहाँ पे आप देखिए कि इन्फ्लेशन इंडिया में भी कम है, क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरे हैं, हमारा इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से रुपये में यहाँ स्ट्रेंथ लौटना चाहिए। अगर आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनाया है तो आई थिंक 83.25 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और लोअर साइड पे आप यहाँ पे 82.10 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने दिसंबर का पोजीशन बनाया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने पोजीशन को रोल ओवर कर दें। मुझे लगता है जनवरी में 82.10 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए, अब अगले दर्शक है यश गोयल हैं, चांदी पर इनका सवाल है। हमारे साथ रवि देवरा जी भी हैं। रवि जी, क्या लग रहा है, यश ने 65,000 की उम्मीद रखी है, क्या 65,000 तक चांदी आएगी? क्या सवाल पूछ रहे हैं। बेसिकली सिचुएशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक सपोर्ट के करीब है, सपोर्ट काफी अच्छा उसमें चल रहा है। आई थिंक कि जो लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 66,800 के करीब काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि ये 66,700 से 800 तक आ जाए तो वहां पे एक बार आपकी पोजीशन में निकल जाना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट है तो मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। उसके बिलो में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइसेस सस्टेन होने चाहिए। आई थिंक फेड के इवेंट के बाद जो ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था, इसको प्रॉफिट बुकिंग के दौर पे ही देखना चाहिए। आई थिंक बड़ा करेक्शन सिल्वर में ये लेवल से उम्मीद नहीं है। अगर सर इनको, अगर यश को अगर चांदी लंबी अवधि में खरीदना हो तो किस लेवल पे खरीदे रवि जी? 66,800 से 66,500 के बिटवीन कुछ भी लेवल मिलता है तो आई थिंक एक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। 65,000 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेडिंग रणनीति बना सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि चांदी में फिर से 69,000 के लेवल अप्रोच होने चाहिए, बट आपको 1 से 2 वीक इसके लिए रुकना पड़ेगा। अगले दर्शक भी इवन चांदी पर ही हैं। चांदी में काफी सवाल आ रहे हैं। रवि जी, आपसे ही सवाल होगा। चांदी इन्होंने 58,000 रुपए पे खरीदा है, अब जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करे या निकल जाए। आई थिंक निकलना नहीं चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अपनी पोजीशन पे 65,000 का रख के पोजीशन में अभी होल्ड करें। अपर साइड अगर 70,000 के करीब फिर से प्राइसेस मिलते हैं तो वो एक अच्छा लेवल होगा। अराउंड 70,000 के करीब अगर आपको मिल जाए प्राइसेस तो वहां पे एक बार आप मुनाफा वसूली का लेवल ढूंढ सकते हैं। अगले दर्शक है मयंक गुप्ता हैं यूपी से। कॉपर और जिंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए? जय, कॉपर और जिंक में क्या ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, आज थोड़ा सा अक्रॉस कमोडिटीज यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से आज प्राइसेस नीचे ही रहेगा। लेकिन जो एक ब्रॉडर फंडामेंटल आउटलुक है उसमें मुझे लगता है कॉपर यहाँ पे आगे चल के बहुत अच्छा रनअप दे सकता है। कॉपर में मैं बुलिश हूँ, उसमें बाई साइड ही रहना चाहिए हर डिप पे। प्राइसेस अगर 685 680 मिले ये करेक्शन में तो बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए 660 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में 730 740 का लेवल देखने को मिलेगा। जिंक में यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई साइड हैवी है, मुझे लगता है इसमें तेजी बनने में थोड़ा समय लगेगा, तो जिंक फिलहाल के लिए आप अवॉइड करके चल सकते हैं। जिंक पर आपका व्यू क्या है रवि जी? डेफिनेटली अभी काफी रनअप के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये 275 के नीचे स्टेबल होगा। तो अगर ये जो भी अभी डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आए और थोड़ा बहुत भी मुनाफा वसूली का प्रेशर मिले और आपको 275 से 276 तक के लेवल मिले, शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 270 का स्टॉप लॉस लगा के
बाइंड डिप्स का स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में रखना है। ये एक्सपायरी के बाद मुझे लग रहा है कि फिर से एक शॉर्ट कवरिंग रिज्यूम होना चाहिए, जो प्राइसेस को 300 तक ले जा सकता है। तो अभी मेरा व्यू है कि यहाँ से थोड़ा और 2 से 2.5% का करेक्शन होगा, बट दैट वुड बी आइडियल बाय अपॉर्चुनिटी फॉर सिंह। ओके, अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड इन्होंने 187 रुपए 50 पैसे पे खरीदा है। अब इस उम्मीद में बैठे हैं कि क्या 195 रुपए तक आ जाएगा। जय, लग रहा है 195 काफी एक सुस्त कमोडिटी है, उस तरह की चाल नहीं रहती बाकी बेस मेटल्स के हिसाब से। आपको लग रहा है कि 195 का लेवल आएगा या इनके खरीद भाव के ऊपर जाएगा लेड? देखिए अभी जिस हिसाब से माहौल है मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। आई थिंक इनके अगर रेट के आसपास मिल रहा है तो एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए। री एंट्री लेवल आई थिंक 178 176 एक बेहतर लेवल है, तब तक वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। रवि जी, आप क्या सलाह देंगे लेड में इनको? लेड में अभी आई थिंक 182 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कैरी करें, बट जिस हिसाब से थोड़े रेस्टल है, थोड़े वहां पे टैपिड मोमेंटम काफी टाइम से देखा गया है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही ये रेंज बाउंड एक्टिविटीज 180 से 190 रह सकता है। बट अगर 190 के करीब आ जाता है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेने, 195 के लेवल के लिए वेट नहीं करना है। आई थिंक दूसरी कमोडिटीज से में जिसमें जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, कंपेरेटिव ज्यादा वोलेटाइल एंड अच्छी कमोडिटी ट्रेड के लिए, तो वहां पे प्रेफर करना चाहिए। इसको 190 के करीब एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, अगले दर्शक है महेश गुप्ता है बाराबंकी से। मेंथा ऑयल है कि नहीं, जानना चाह रहे कि मेंथा ऑयल क्या 1200 रुपए तक आ जाएगा? रवि जी, क्या लग रहा है? काफी लंबे समय से एक लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में है, 1000 के आसपास, 950 से 1000 के बीच में। ऊपर से एक्सपोर्ट की डिमांड उस तरह की है नहीं, सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई अलग बढ़ रही है। क्या सलाह है? मेंथा क्या लग रहा है आपको कि 1200 रुपए तक जाएगा नियर टर्म में? बहुत अभी जिस हिसाब से रेशनल है, इस हिसाब से लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ऊपर 1200 के करीब जाना। बट यस, ये जो लेवल है अभी क्या करें, आप 1000 का लेवल ऐसे स्टॉप लॉस ध्यान रख के पोजीशन को होल्ड करें। अगर 1000 का लेवल ब्रीच होता है तो एक बार एग्जिट करने का अगर आपका तैयारी है, तो मुझे लग रहा है कि 1040-50 तक वेट कर सकते हैं। बट दैट वुड बी आइडियल लेवल 1040 से 1050 के करीब अगर प्राइसेस आ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अगले दर्शक है नीरज जैन है दिल्ली से। सिल्वर मिनी है इनके पास, 64,000 रुपए पे शॉर्ट किया है। जय, बहुत सिमिलर सवाल है, हालांकि आपने जवाब दिया है, एक बार इनको भी दे दीजिए। 64,000 पे शॉर्ट किया है, क्या फरवरी तक इनका लेवल आ सकता है? क्या नीचे की तरफ चांदी मौका मिलेगा निकलने का? देखिए प्रॉफिट में मिलने के चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं। आई थिंक 65,000 के अगर नीचे मिलता है तो आपको रेट टू रेट भी आए तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। सारे फंडामेंटल्स ये इंडिकेटिव हैं कि सिल्वर में यहाँ पे आगे चल के एक बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है, तो शॉर्ट में रहने का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं होगा। प्रशांत है अगले दर्शक, जिंक और एल्युमिनियम लॉन्ग कर रखा है। क्या सलाह देंगे रवि जी इनको जिंक पर और एल्युमिनियम पर? एल्यूमिनियम में आप बने रह सकते हैं, वहां पे थोड़े इन्वेंट्रीज के इश्यू है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एलएमई वाला इश्यू चला था तब अच्छी इन्वेंट्रीज वहां पे एक्सचेंज पे आ चुकी थी। तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सप्लाई प्रेशर के हिसाब से आप रुक सकते हैं 215 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड 208 से 207 तक के लेवल आ सकते हैं। हालांकि जिंक में मेरे हिसाब से अगर 280 के करीब प्राइसेस मिलते हैं तो जल्दी से मुनाफा वसूल कर लेने। कंपेरेटिव वहां पे मोमेंटम ज्यादा है, इन्वेंट्रीज के इतने इश्यू नहीं जितने एल्यूमिनियम में। तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम में रुके आप स्टॉप लॉस के साथ। बट जिंक में अगर यहाँ से 2 से 2.5 पॉइंट की अगर गिरावट आते तो इंट्राडे में भी आप ये एक बार वहां से एग्जिट होके पोजीशन से निकल सकते हैं। ऑल ओवर जिंक है वो बुलिश रन में। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है ये दबाव जारी रहेगा, तो आप स्टॉप लॉस के साथ रुक सकते हैं। अगले दर्शक है अभिषेक हैं दिल्ली से। नेचुरल गैस में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। आपके पास जय है क्या कोई ऑप्शंस की रणनीति नेचुरल गैस में? देखिए अभी यूएस में और यूरोप में यहाँ पे जो इंडिकेशंस या खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे कोल्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो नेचुरल गैस में यहाँ पे फिर से डिमांड निकल के आएगा। मुझे लगता है प्राइसेस 580 भी पॉसिबल है। तो अगर आपको ऑप्शन में रणनीति बनानी है तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट है अभी उसमें आप ऑप्शन बाई करके चल सकते हैं। अगर आप 580 का ऑप्शन बाई करके चलें तो एक मिनिमम प्रीमियम आपको लगेगा इनटू लॉट साइज जो भी है, और यहाँ से कुछ भी अपसाइड हो तो आपको एक मुनाफा हो सकता है। फिलहाल मार्केट मुझे लगता है यहाँ पे तेजी का रुख दिखा सकता है, तो कॉल ऑप्शन बाई करना में ही समझदारी होगी।
प्रशांत के पास भी नेचुरल गैस लॉन्ग है, क्या करना चाहिए रवि जी इनको? नेचुरल गैस में रुकना चाहे। आई थिंक कि जो कल का जो मोमेंटम है उसके बाद शायद थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ वहां पे ट्रेड हो रहा है। आप अपने पोजीशन है, अपने थोड़े लेवल है, वो भी आई थिंक कंपेरेटिव बेटर है। 530 के लेवल का एक स्टॉप लॉस आप ट्रेलिंग ध्यान में रख के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपकी बाय पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि 555 तक के लेवल आपको नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में है तो आप वहां पे रुक सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी की गुंजाइश है। अगर आज इन्वेंट्रीज के डेटा स्टेबल आ जाते हैं थोड़े बहुत, तो आई थिंक एक अच्छा उछाल वहां पे एक्सपेक्टेड है। जो आगे जय ने भी बात की, आई थिंक फंडामेंटल अभी भी वहां पे मुझे बुलिश दिख रहे हैं। रवि जी, अब एक जीरे पे दो सवाल है। एक सवाल है प्रशांत का, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है, मुनाफे में बैठे हैं, काफ़ी अच्छे मुनाफे में हैं। और दूसरा सवाल किशन नासिक का है, वो खरीदना चाह रहे हैं जीरा, किन स्तरों पे खरीदे और जिनके पास है वो क्या करे जीरे में? जिसके पास है वो अपना जो पोजीशन है 27,000 का स्टॉप लॉस ध्यान में रख के आप होल्ड कर सकते हैं। अगर 28 के करीब आ जाते हैं तो एक बार मुनाफा वसूली कर ले, क्योंकि इतना बड़े रनअप के बाद थोड़ा प्राइस करेक्शन टू प्राइस कंसोलिडेशन आएगा या टाइम करेक्शन आएगा, तो उसमें हमें ज्यादा उसमें रुकना ही है। बट 28 के करीब अगर मिल जाता है प्राइस, तो एटलीस्ट वहां पे मुनाफा वसूली कर लेने। नई खरीद के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे जनवरी में थोड़ा बहुत माहौल इम्प्रूव होगा या ठंडी थोड़ी बढ़ेगी, उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा प्राइसेस है उसमें मुनाफा वसूली का प्रेशर आ जाता है। अगर नई बाई करनी है तो 26,400 या 26,500 के करीब मिले तो ही आपको नई पोजीशन वहां पे बाय करनी है। तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी करना है तो यहाँ से 1000 पॉइंट तक के करेक्शन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। सवाल मंटू सोनी का है, रवि जी आपसे होगा। 600 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने नेचुरल गैस की ली है 20 रुपए में, होल्ड किया हुआ है, क्या करना चाहिए इनको अब? अभी भी रुक सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी कॉल ऑप्शन इन द मनी होगी, उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप क्या करें, ये 600 की कॉल ऑप्शन है, उसके सामने 640 की कॉल ऑप्शन है, वो बेच दे। आपकी कॉस्ट है एटलीस्ट 8 to 10 रुपीज से कम हो जाएगी, तो ये आप कर सकते हैं मैक्सिमम आपकी पोजीशन पे। इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट कम होगा, और अगर 640 के करीब प्राइस जाता है तब तक वो आपका इन द मनी नहीं होगा, और एक्सपायरी बेस पे ये स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं। तो ये दो स्ट्रेटेजी है। आप अभी रुके, अगर 600 के ऊपर जाएगा आपको कॉल ऑप्शन में एक अच्छा मुनाफा होगा। अदरवाइज अगर थोड़ा कॉस्ट कम करना है तो 640 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेच के आप अपने कॉस्ट कम करके पोजीशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए कॉटन पे बात करेंगे, उससे पहले से फटाफट से दो सवाल और ले लेते हैं। पवन है कानपुर से, जिंक पे 283 रुपए 65 पैसे में खरीदा है, रवि जी क्या सलाह देंगे? 283.65 पे बाइंग है, क्या करें? 280 के स्टॉप लॉस के साथ रुके। अगर 286 के करीब प्राइसेस इंट्राडे मिलते हैं तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले। आई थिंक शॉर्ट टर्म में जब भी ये दो बड़े बैंक की आज पॉलिसी भी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो थोड़ा बहुत एक मोमेंटम हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का आज के दिन में रह सकता है। ओके जय, अब आपसे सवाल होगा। प्रशांत का सवाल है, इन्होंने क्रूड लॉन्ग कर रखा है, क्या करना चाहिए? बने रहे, अच्छा मुनाफा अभी तक हो रहा है। देखिए मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है, मेरे ख्याल से जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए करंट भाव पे। चलिए, तो ये भाव, ये क्रूड को लेकर इनकी रणनीति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कॉटन की बात कर लेते हैं कि कॉटन मार्केट को लेकर भी काफ़ी सारी खबरें आ रही है। एक तो वायदा में देरी हो रही है, एमसीएक्स में जो नए कॉन्ट्रैक्ट आना था, जो अगस्त में रोक लगाई गई थी नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वो जनवरी 2023 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनाउंसमेंट का इंतजार चल रहा है, क्योंकि हेजर्स की तरफ से जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से इसकी डिमांड भी चल रही है। और साथ ही कॉटन को लेकर गुजरात में कॉटन की जो ग्राउंड रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से वहाँ पर यील्ड इस साल काफ़ी बेहतर रहेगी, जिसका असर ओवरऑल आउटपुट पर भी होगा और जो इस साल का उत्पादन है वो बेहतर रह सकता है। हालांकि सुधीर जी से जानते हैं, सुधीर अग्रवाल है, कोऑर्डिनेटर है एकोशिया के, ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन के। सर स्वागत है आपका। सर आपका अनुमान क्या है, क्या एस्टिमेट है आपका, किस तरह का उत्पादन कॉटन का आपका है? नमस्कार जी। इस साल जो बारिश हुई और जिस हिसाब से बिजाई हुई थी उस हिसाब से, जैसे 130 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, उस हिसाब से लग रहा था हमें कि काफी अच्छी प्रोग्रेस होगी और कॉटन की फसल काफी आएगी। जैसे सीआईए का फिगर भी 3 करोड़ 44 लाख था, पर अगर अपन 2.5 से 3 महीना हो गए, 1 अक्टूबर से आज 15 दिसंबर हो गई, अगर देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले काफी
कम अराइवल हुई है। जैसे पिछले साल 1 करोड़ 6 लाख की अराइवल हो गई थी, 1 करोड़ 6 लाख धान की अराइवल हो गई थी, आज देखते तो 58 लाख की अराइवल हुई है। टोटल मिला के देखा जाए तो 45% अराइवल कम हुई है। ये समझ में नहीं आ रहा पूरी कॉटन इंडस्ट्रीज को कि क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी कॉटन इंडस्ट्री आज की तारीख में बिल्कुल आराम कर रही है। पूरी कॉटन इंडस्ट्री में मंडियों में अराइवल नहीं है, 1 लाख से 1 लाख सवा लाख के आसपास अराइवल है, जबकि आज की तारीख में 2 लाख बैच के अराइवल होना चाहिए। पूरी कॉटन सुधीर जी, इंडस्ट्री कम अराइवल की वजह क्या है? क्या किसानों ने माल होल्ड कर रखा है? उन्हें लग रहा है कि भाव फिर से 12,000 15,000 रुपए तक जाएंगे, 8,000 9,000 पे बेचना नहीं चाह रहे हैं, क्या वजह है? हाँ, एक वजह तो ये भी है कि किसानों ने पिछले साल के जो 12 से 15,000 भाव देख लिए थे, उसके वजह से 8,500 से 9,000 में वो बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी वजह ये भी इंडस्ट्रीज में एक है कि शायद कॉटन की फसल में पोल है, जैसे नॉर्थ इंडिया से भी कुछ खबरें आ रही है कि वहां पर भी पोल है और साउथ में भी कुछ पोल खबरें आ रही है। पर कोई भी लार्ज डिसीजन से पहुंचने के पहले अपने को भी 15 जनवरी तक देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। पर कुल मिला के आज की डेट में देखें तो कॉटन इंडस्ट्री काफी सफर कर रही है और टोटल जितना भी माल आया है टोटल कंजप्शन में जा रहा है, स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बाजार स्टेन है, ना तो ऊपर भागने की पोजीशन में, ना नीचे जाने की पोजीशन में। काफी परेशानी में इस साल कॉटन इंडस्ट्री। सर, अब अगला सवाल होगा, सीसीआई की खरीद की रिपोर्ट ये आ रही है कि वो कमर्शियल भाव पर, जो मार्केट भाव है उसके आसपास या उसके ऊपर खरीदारी की तैयारी कर रही है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? क्या इस तरह की कमर्शियल भाव पे खरीदारी की तैयारी है? क्योंकि एमएसपी तो सपोर्टिव है नहीं, एमएसपी पे तो कोई बेचने वाला है नहीं, तो क्या लग रहा है कमर्शियल भाव पे इस बार खरीदे की तैयारी है सीसीआई की? सीसीआई को कमर्शियल भाव पर खरीदते हुए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे एमएसपी है 6,080 और 6,380, तो एमएसपी पे खरीदने में तो आसानी है, पर 6,000 अगर सीसीआई खरीदती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि 8,500 से 9,000 रुपए में खरीदने लेंगे, कहीं ऊपर होता है कहीं नीचे होगा, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे सीसीआई जैसे खरीदते, एक व्यक्ति तो है नहीं, पर्सनल व्यक्ति जब खरीदी करता है तो उसकी घाटे नफे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। अब जब सीसीआई परचेस करेगा, उनके सिलेक्टेड रहते हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा खरीदारी कर पाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत 10-20 हजार बोल से 1-8 लाख बैल खरीद ले, पर इनको सीसीआई को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है खरीदी करने में। देखिए, हाँ, सीसीआई के सीएमडी से हालांकि हमने बात की थी, लेकिन वो ऑन एयर तो आने के लिए अभी तैयार नहीं थे, कहीं बाहर थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उस तरह की खरीदारी की रिपोर्ट अभी तक नहीं है। वो अगर ऐसा कुछ होगा तो बताएं। आज इन्होंने देवरई में 200-300 भैंस 8,400 और 8,600 में एक ट्रायल बेसिस पे खरीदी है। 200-300 भैंस खरीदी, 200-300 कुंटल कपास खरीदा है। ले देखिए 50 लाख भैंस माल परचेस किया है, कोई ज्यादा वो ट्रायल बेसिस पे किया है, आज शुरुआत की है इन्होंने। ओके सर, अब सवाल अब भाव को लेकर करते हैं। क्या लग रहा है, क्या भाव कम यहाँ से हो सकते हैं क्या? क्योंकि कब तक वो होल्ड करेंगे? जो भी होल्ड कर रहे हैं उनको तो यहाँ पर माल तो बेचना ही पड़ेगा जनवरी तक, फरवरी तक। तो आपको क्या लग रहा है, जनवरी फरवरी तक भाव क्या कम हो सकते हैं कॉटन के यहाँ से? देखो, किसान की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा, जब उसको पैसे की जरूरत होती है तभी बेचता है। अगर उसके पास देखा जाए तो माल तो 1 लाख बैल्स के करीब आ ही रहा है। ये है प्रेशर नहीं आ रहा। अगर प्रेशर नहीं आएगा तो पूरे साल भर 1 लाख बैल्स की अराइवल बनी रहेगी, चाहे मार्च अप्रैल में, जब अप्रैल में 50,000 बैल्स की अराइवल रहती है उस समय भी 1 लाख बैल्स की रहेगी। तो हमें लगता है कि ये बाजार एक तरह से कुल मिलाकर किसान बहुत हजीला रहता है, इसलिए जब जरूरत होगी तभी बेचेगा। आजकल किसान बहुत साधन संपन्न हो गया, जमीनों की कीमत करोड़ों रुपए में हो गई, तो इसलिए उसको जितनी जरूरत होगी उतना ही बेचेगा। और जब उसने एक बार ठान लिया तो हो सकता है वो 6 महीने 8 महीने साल भर तक भी रोक लेगा। तो हमें लगता नहीं कि अराइवल अब बढ़ने का चांस है, क्योंकि 15 जनवरी तक जो पीक रहता है अराइवल का वो काफी रहता है, उसके बाद अराइवल दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। भाव क्या बढ़ेंगे क्या कॉटन और कॉटन केक के यहाँ से? हाँ, ऐसा लगता है। कॉटन केक में दिक्कत ये है कि कॉटन केक के भाव 3500 से 3600 रुपए चल रहे हैं आज की तारीख में। जी जी। अगर एनसीडीएक्स क्वालिटी देखा जाए तो काकोला और कड़ी में 2900-3000 रुपए का भाव चल रहा है। जी, अगर स्पॉट रेट देखा जाए तो 2950 रुपए चल रहा है। पर वायदा देखा जाए तो अभी 2720 रुपए चल रहा है जनवरी का वायदा। जनवरी वायदा काफी नीचा है फिजिकल से। जी जी। अगर 250 रुपए का डिफरेंस है, या तो फिजिकल बाजार बढ़े या वायदा तेज हो, दोनों में एक चीज होना चाहिए तो डिलीवरी लगेगी। आज दिसंबर डिलीवरी में मुश्किल से 98 टन की डिलीवरी लगी हुई है, जबकि ओपन इंटरेस्ट अभी 4,000 टन का है। तो ये वायदे को चलाने में इसको बहुत दिक्कत होगी, या तो ऊपर जाए या वायदा इंसीडेंस अपना फिजिकल बाजार नीचे आए। आज की तारीख में चूंकि लोगों की डिस्पैरिटी है, मिलर को भी डिस्पैरिटी है, इसलिए पंजाब में वायदा नीचे जाने की वायदा ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, फिजिकल नीचे आने की संभावना बहुत कम है। ओके, शुक्रिया सुधीर जी आपका, जय आपका, रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।
तो कमोडिटी हाँ जी। निवेश को यहीं समेटते हैं, वक्त कम है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष होगा। नमस्कार।